नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस और एक और लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग लर्निंग के साथ में थोड़ा मस्ती भी करेंगे, क्योंकि मस्ती के साथ अगर कुछ सीख जाएं तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज के मेरे गेस्ट हैं, बहुत ही प्रिय हैं और बहुत ही जबरदस्त हैं। इनका नाम है मिस्टर अनंत राव। अनंत जी, नमस्कार विवेक जी, धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। अनंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि एक बहुत छोटे नोटिस में मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि ये रिकॉर्डिंग आपको करना है और आपने एक्सेप्ट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। छोटा मनुष्य हूँ सर, तो छोटा नोटिस ही उचित है मेरे लिए। मैंने देखिए ये वीडियो के, सॉरी आनंद जी, आप हैं? हाँ, मैंने देखिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आज बहुत मस्ती होने वाली है इस वीडियो में। तो आज ऑलरेडी एक ग्लिम्स लोगों को मिल गया है कि आप अपने आप को छोटा मानुस बोल रहे हैं। सुखी रहता हूँ छोटा कहला करके अपने आप को। और अनंत जी, मैं आपका ट्विटर के अंदर में फॉलोअर हूं और मैंने आपके कई पोस्ट देखे, बड़े इंटरेस्टिंग है। और आपका पहला ट्विटर पोस्ट जो है वो आपके बारे में है और बड़ा लेंदी और एग्जॉस्टिव एक्सपीरियंस है आपका मार्केट के अंदर में। तो मैं चाहूंगा कि आपके बारे में मेरे जितने भी व्यूअर्स है, यूजर्स है, जो मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स है, वो आपके बारे में जाने। और उसके बाद ये दो टॉपिक के बारे में एकदम डीप डाइव करना है, लोगों से चर्चा करना है कि कैसे वो लोग ये दोनों कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ सकें। अनंत जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए। विवेक जी, संक्षिप्त में कहूँ तो 20 साल पहले एक नवयुवक आंखों में सपने लिए मुंबई आया था, जिसे एक्टर नहीं बनना था। अधिकांश लोग भारत के कोने कोने से मुंबई आते हैं अभिनेता बनने, एक्टर बनने। मेरे सपने बहुत क्लियर थे, मुझे फाइनेंस के क्षेत्र में कुछ करना था। परिवार की 7 पीढ़ियों में दोनों तरफ माता और पिता दोनों ही ओर से किसी ने शेयर बाजार देखा नहीं था। हम्म। और अपॉर्चुनिटी मिली शेयर बाजार में। अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, काम करते गए। पहले रिटेल में घुसे, सेल्स में घुसे, फिर रिसर्च में घुसे, फिर धीरे धीरे मौका मिला और बहुत बड़ा योगदान उस समय की तेजी बाजार का था। हम्म। तो मेरा योगदान कम और तेजी बाजार का योगदान बहुत ज्यादा था। आप भी परिचित होंगे उस तेजी बाजार के, क्योंकि आप भी उसी सफर के हमराही। अब अलग कोच में आप बैठे थे, हम अलग कोच में बैठे थे, लेकिन ट्रेन हम दोनों की वही थी। जी जी। तो गंतव्य भी वही था। तो जिस तरह आप अपने करियर में ग्रोथ देखे हैं इतना, उसी तरह से मेरा भी करियर थोड़ा बहुत ग्रो किया। इंस्टीट्यूशन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एफआईआईज हम्म। की सर्विसिंग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम्म और आज इसलिए इसको मैं सौभाग्य कहता हूं कि आज अगर वही कोई 21 साल का खुद मैं वापस आ जाऊं, हम्म शायद वो अपॉर्चुनिटीज ना मिले। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हम्म। जी। आज सैकड़ों लोग हैं छोटे कस्बों से, गांवों से, जो अब इस क्षेत्र में आने लगे हैं। और जैसे जैसे मीडिया, इंटरनेट घर घर पहुंचा है, अब तो लोगों को निकलने की भी आवश्यकता नहीं है, वहीं पे अपने कस्बे में रह करके वो बड़े लोग हो गए हैं। आज आप जी। देखोगे बहुत सारे ऐसे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं जो भारत के नॉन मेट्रो सिटीज से आते हैं और उनका हम्म काफी अच्छा कमांड भी रहा है। ऐसा हम्म। नहीं है कि वो छोटे शहरों से है तो उनका कमांड में कोई कमी है। लेकिन हमारे जमाने में 20-21 साल पहले ये सुविधाएं हासिल करने के लिए हमें अपना घर परिवार छोड़ करके मुंबई आना पड़ता था जी। और फिर यहाँ एक दुनिया बसानी पड़ती थी। तो सफर अच्छा रहा 20 साल। आई थिंक मैं अपने जीवन की अगर उपलब्धि कहूंगा कि मैं 20 साल टिक गया और मुझे वापस अपने पैतृक स्थान तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो स्थान जहां पे मेरा लालन पालन हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसे पहले मुगलसराय के नाम से जाना जाता था, मैं वहां, मुझे वापस टिकट कटा के घर जाने की आज तक नौबत नहीं आई है, बोरिया बिस्तर बांध के। तो अगर 20 साल एक आदमी जो एक छोटे से कस्बे से उठ करके आया है, अगर वो अपने लिए एक पहचान तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पहचान बहुत बड़ी शब्द है, मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूं, लेकिन हम्म। अपने लिए एक आजीविका का साधन बना सका है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे महादेव की कृपा रही। जी जी।
बस ये महादेव की कृपा है कि भाई 20 साल इस माया नगरी में अपनी आजीविका खोजते खोजते एक हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। छोटा सा स्थान लोगों के बीच में बना है और पिछले 6 वर्षों से मैं अपने खुद के उद्यम में व्यस्त हूँ। कर्टोसिस एनालिटिक्स एंड एडवाइजर्स नाम की एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है जिसे हम चलाते हैं। हम सभी रजिस्टर्ड एंटिटी हैं और हम भी अपने इंस्टीट्यूशन से सीखे हुए जितने भी गुर हैं उन्हें रिटेल को तक पहुंचाने के प्रयास में लगे रहते हैं। ओके ओके ओके, फैंटास्टिक। तो जैसा कि आपने कहा कि आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशंस में भी रहा है और आपने मार्केट में जो तेजी का मोड़ आया था, वो तेजी का मोड़ में आप काफी तरीके से इन्वॉल्व थे मार्केट के अंदर में। अब आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने हर स्टेज पे मार्केट के अलग अलग प्लेयर्स के साथ में इंटरेक्ट किया है। इंस्टीट्यूशंस के साथ आप बहुत क्लोजली वर्क किए हैं। अभी कुछ 14 साल रिटेल, इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया, जी हाँ। 14 साल आपने इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया, और अभी आप रिटेल जो एचएनआईज होंगे या रिटेल होंगे उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आता होगा कि दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों में कोर डिफरेंस क्या है। अगर इससे चालू करें कि क्या यूनिकनेस है इंस्टीट्यूशंस में और रिटेल में, कि दोनों, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिटेल शायद कमजोर है, बट मैं ये कहूंगा कि इंस्टीट्यूशन को हमेशा एक एज मिला है रिटेल के मुकाबले। ऐसा क्यों? सर, मूलतः इसका एक मुख्य कारण रहा हम्म। और मुख्य कारण मैं कहूंगा कि अधिकतर लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूशन के पास अथाह पैसे का स्रोत है। नहीं, वो है, लेकिन पैसे का स्रोत आपको और अधिक जिम्मेदार बनाता है। जवाबदेही, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने निवेशकों के प्रति जितना जवाबदेही रखेगा उतना ही ज्यादा उसका प्रगति निश्चित है। वो जवाबदेही आती कैसे है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो आती कैसे है? कि वो अपने निर्णयों को लेने से पहले जांच परख के, और उनके जो निर्णय होते हैं निवेश के, वो एक व्यक्ति के हाथ में कभी ना होकर एक पूरी कमेटी के हाथ में। ओके। अगर कमेटी सर्वसम्मति से उस निवेश के निर्णय को सहमति प्रदान करे, तभी वो स्टॉक में या किसी भी चीज में, बॉन्ड में निवेश होता है। वही अगर हम साथ में रिटेल देखें तो वही जज है, वही जूरी है और वही एग्जीक्यूशनर है। तो किसी गजल में बड़ा अच्छा कहा है कि मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो मैं ही अगर उस कत्ल के केस का जज हूं जो मैंने ही कत्ल किया है, तो मैं कहां से अपना इंसाफ होगा? तो रिटेल के साथ कहीं कहीं यही प्रॉब्लम होती, जज भी वही, जूरी भी वही, एग्जीक्यूशनर भी वही, क्रिमिनल भी वही, कुछ वही है। और फिर बायसेस आ जाती हैं कि आप किसका साथ दें। बजाय इंस्टीट्यूशन में जहां पे एक कमेटी डिसाइड करती है, और उसके बाद ये भी होता है कि वहां पे कमेटी डिसाइड इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारे किसी बड़े एनालिस्ट ने या किसी फंड मैनेजर ने कहा कि ये स्टॉक लेना है। नहीं, उसकी एक पूरी चयन प्रक्रिया है। 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, हर इंस्टीट्यूशन की अलग होंगी, लेकिन एक पूरी चयन प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और बहुत सारे एफआईआर जो मैंने भी देखे हैं, वो भी, उनकी तो चयन प्रक्रिया ही अलग है। वहां पे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं, प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है। और जो रिजेक्ट नहीं होते वो सिलेक्ट होते हैं, और वो अपने ध्येय से, अपने मिशन से तनिक भी विचलित नहीं होते। ना चढ़ते हुए स्टॉक में लेते समय विचलित होते हैं, ना खराब स्टॉक को 3 लोअर सर्किट के बाद बेचने में विचलित होते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका जो निवेश प्रक्रिया है वही सर्वोपरि है। लेकिन
रिटेल के साथ क्या होता है, जो हमने अक्सर सुना है, देखिए अपवाद हर क्षेत्र में मिलेंगे, इंस्टीट्यूशन भी उड़ते हैं, हमने देखा है, लेमन ब्रदर्स भी उड़ा, बेयर स्टर्न्स भी उड़ा, वो सब भी बड़े इंस्टीट्यूशंस थे। अपवाद दुनिया में हर जगह मिलेंगे, लेकिन अधिकांशतः क्या देखा गया है कि जहां पे आप किसी रिटेल इन्वेस्टर को कहिए कि ये स्टॉक 30% 40% निकल चुका है, ये खराब हो चुका है, इसमें से निकलो, हाथ कांपता है विवेक जी। वो पता नहीं किस बड़े अच्छे शायर हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, शायद राजेश रेड्डी साहब हैं, वो कहते हैं कि सब चाहते हैं मंजिलें पाना चले बगैर, जन्नत भी सबको चाहिए लेकिन मरे बगैर। इंस्टीट्यूशन मर के अपना खून पसीना करके सीखती हैं, उसे प्रक्रिया में परिवर्तित करती हैं और उस प्रक्रिया को पूर्णतः फॉलो करती हैं, उसमें अपवाद नहीं होते। फंड मैनेजर बदल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कमिटी बदल जाती है, लेकिन प्रक्रियाएं वही रहती हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का शायद इन्वेस्टमेंट कमिटी का एक अलग ही रूपरेखा रही होगी, और आज से 20 साल बाद भी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एक अलग ही रूपरेखा रहेगी, लेकिन प्रक्रिया अपनी जगह रहेगी। तो वहां महत्व प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को दिया जाता है, व्यक्ति कोई भी हो। जिस दिन हमारे देश का रिटेल प्रक्रियाओं के इस महत्व को समझ लेगा और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत कर पाएगा, उस दिन मैं सच में कहूंगा कि हमारे देश का रिटेल अब एक सुनियोजित और दूरंदेशी निवेशक में बदल गया। वो दिन आएगा विवेक जी, समय लगेगा लेकिन आएगा। मतलब आज के रेट में हो सकता है कम लोग होंगे जो एडॉप्ट कर चुके हैं, और जैसे जैसे दिन बीतेगा, जैसे जैसे लोगों को लर्निंग प्रोपेंसिटी बढ़ेगी, लोगों को समझ आएगी, तो और भी लोग आएंगे। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है, मैं इसको थोड़ा और कंटिन्यू करूंगा कि जैसे कई बार होता है कि हम लोग कैजुअली म्यूचुअल फंड मैनेजर को क्रिटिसाइज कर देते हैं, कह रहे जी। तूने तो पीएसयू में पैसा डाल रखा है तो तेरे कारण परफॉर्मेंस नहीं आया, अरे तूने इस बॉन्ड में पैसा डाल दिया तो तेरे कारण मेरे पैसे। दिस आर वेरी कैजुअल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। हाँ, मैं चाहता हूं आप, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड के हैं, एक स्ट्रक्चर बताइए ना कि कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर किसी भी चीज में पैसा डाल रहा है तो उसके पीछे वो क्या होमवर्क जा रही है, उसके बाद में डिसीजन लिया जा रहा है। सबसे पहले तो मतलब उनकी एक यूनिवर्स डिफाइंड होती है, ओके। उस यूनिवर्स के बाहर वो जा नहीं सकते। ओके। अभी जैसे एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर इक्विटी, एक मिसाल के तौर पर, सर आज के डेट पे लार्ज कैप क्या है, 100 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100, बीएसई 100, यही इस देश में लार्ज कैप का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। अब हमारे रेगुलेटर ने भी बता दिया है कि यही लार्ज कैप की परिभाषा है, परिभाषित कर दिया है उन्होंने। अब बताइए 100 स्टॉक्स के पीछे 45 म्यूचुअल फंड लगे हुए हैं, 30 इंश्योरेंस कंपनियां लगी हुई हैं और 100 एफआईआईज लगे हुए हैं, स्टॉक्स वही 100 हैं। अब एक मिसाल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज निफ्टी 100 में लगभग 11% के आसपास होगा, मैं गलत हो सकता हूं, 2% वो 9% हो सकता है, 13% हो सकता है, लेकिन 11 के आसपास है। अब एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, क्या वो अपने म्यूचुअल फंड में 2% का वेटेज रिलायंस रख सकता है? नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है। वो उसको 11 से प्लस माइनस 2% रहना पड़ेगा। अगर वो बहुत तेजी में है तो 11 का 13 कर लेगा, अगर वो बहुत मंदी में है तो वो 11 का 9 कर लेगा। वो 0 और 100 नहीं रख सकता सर, क्योंकि उसको भी इस मूषक दौड़ में भाग लेना है, रैट रेस, उसको भी इस मूषक दौड़ में भाग लेना है, तभी उसकी और उसके फर्म की प्रगति है। उसके हाथ बंधे हैं, जबकि वही एक रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में केवल एक स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज ले सकता है सर। 10 लाख रुपए लेके आया, एक स्टॉक उसके पूरे फंड में पड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिटेल इन्वेस्टर के पास ये सुविधा है, ये स्वाधीनता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास ये स्वाधीनता नहीं है।
आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। हम्म। वो चाहे इंश्योरेंस का फंड मैनेजर हो, वो चाहे एफआईआई हो, उन सबको एक प्रक्रिया और उसके आसपास बंधे हुए नियम कानूनों के अंतर्गत चलना है। जी और जी। जब आप नियम कानूनों के अंतर्गत चलते हो तो उसके कुछ दूरगामी फायदे होते हैं, लेकिन निकटवर्ती कुछ नुकसान भी होते हैं। जी जी। अब आज की डेट में एक आज की ही मिसाल लीजिए, निफ्टी 15,300 पे बंद आया है। जी। अगर आज एक फंड मैनेजर कहे कि मुझे लगता है यहां से मार्केट 20% करेक्ट करेगा, हम्म मान लीजिए, हम्म। क्या वो अपनी पोर्टफोलियो जीरो करके बैठ सकता है? राइट। हम्म। लेकिन वही एक रिटेल इन्वेस्टर अगर कहे कि मुझे लगता है यहां से मार्केट करेक्ट करेगा, वो अपनी पोर्टफोलियो जीरो करके बैठ सकता है। तो उसकी आलोचना करने से पहले ये सोचिए कि आपके पैसे बनाने के लिए वो आदमी कितने नियम कानूनों के अंदर बंध के काम कर रहा है। उसे अपने सारे कलीग्स को, पीर्स को, उसके जो भी सहभागी हैं मार्केट में, उन सबको बीट करना है और उसे आपके लिए रिटर्न भी जनरेट करना है। और उसको मिलता क्या है फाइनली? उसकी फर्म को 1%, आधा टक्का, और गालियां कितनी मिलती हैं उसके सामने? तो सर, एक विकेट कीपर की तरह है। अंग्रेज क्रिकेट में आप देखे होंगे, विकेट कीपर अगर कैच छोड़ दे तो कहते हैं अरे दस्ताने पहन के भी तूने कैच छोड़ दिया, और अगर कैच ले ले तो कहा जाएगा दस्ताने तो पहने हुए थे तूने। थैंकलेस जॉब है सर। सही बात है। तो मुझे ये बताइए कि चैलेंजेस है। एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर को, जैसे अगर उसको बैलेंस रखना है वर्किंग में, तो ऑब्वियसली कुछ पैसा वो फंड मैनेजर्स को देना ही चाहेगा, बिकॉज कुछ इनसाइट्स तो फंड मैनेजर ही जनरेट करते हैं। बट उसके अलावा क्या आप सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्ट इक्विटी में खुद भी थोड़ा पार्टिसिपेट करके एक प्रोसेस अपने लिए बांधे? सर, उसके लिए सबसे आवश्यक होगा अपने आप को पहले एक कसौटी पे खरा उतारना। हम्म और हमारे यहाँ कसौटी का जो माप है, मापदंड है, वही बहुत छोटा है। हम्म मुझे बड़ा विचित्र लगता है जब कहा जाता है कि 1 साल ये रखो स्टॉक, लॉन्ग टर्म है। हम्म। लॉन्ग टर्म के मापदंड ही हमने 1 साल कर दिए, हम्म। राइट। अब 1 साल अगर आपके जीवन में अच्छे चले गए तो आपको लगता है कि आप अच्छे हो। हम्म। तो शेख सादी एक 16वीं शताब्दी के पर्शियन पोएट थे। उनकी बड़ी अच्छी लाइन है कि फारसी में, कि बुजुर्गी बाकलस्त न बसाल, बुजुर्गी बाकलस्त न बसाल। उम्र बढ़ने से आदमी बुढ़ा होता है, बुजुर्ग नहीं। बुजुर्ग होने के लिए आपको अलग अलग सावन देखने पड़ते हैं। हम्म। तो 1 साल आपका अच्छा चला गया तो आप मार्केट वेटरन नहीं हो जाते सर। मैं अपने आप को आज 20 वर्षों बाद भी यही मानता हूं कि मुझे बहुत कुछ आगे मार्केट दिखाने वाला है, जिसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि आज तक जो हमने देखा वहां तक हम इसीलिए आज यहां तक पहुंचे हैं। यहां से अगर हमें 20 वर्ष आगे तय करने हैं तो बालों में खिजाब लगाएं ना लगाएं, मार्केट हमारे बालों में सफेदी जरूर लगा देगा, राइट। सही तो है। एक रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को इस कसौटी पे अगर 5, 7, 8 साल तक तौलता है कि वो 8 साल में से 5 साल प्रॉफिटेबल रहा है या 8 साल में से 5 साल लॉस मेकिंग रहा है, वो अपने आप को इवेल्युएट कैसे करे? लेकिन यहां तो लोग 3 हफ्ते खड़े होने को तैयार नहीं है। मैं हम्म शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूं विवेक जी, लेकिन आप हम्म। अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को भी कम से कम 8, 10 साल का परफॉर्मेंस तो रखिए, क्रिएट करिए। लेकिन आप बताइए कितने प्रतिशत इन्वेस्टर्स हैं डायरेक्ट इक्विटी में जो 8 या 10 वर्ष अपने आप को स्थापित करने के लिए लगाते हैं? आप शायद गिन सकते हैं अपने। बस 8 से 10 साल तो बहुत आपने लंबा टाइम हो गया। आपके यहाँ तो प्रश्न का आठ उत्तर आठ मैंने दे दिया।
8 आप से 10 इंट्राडे घंटा। ट्रेड कर लीजिए, चाहे आप इंट्रा साइकिल ट्रेड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जी। आपको अपने आप को 10 वर्ष स्थापित करने में जाते हैं। मुझे अपने आप को एक एनालिस्ट की रूप में स्थापित करने में 11 से 12 वर्ष लगे। किसी को कम लगते हैं, किसी को ज्यादा लगते हैं, मार्केट अच्छा होता है तो लोग 8वें साल में 7वें साल में स्थापित हो जाते हैं। कुछ लोगों की तकदीर खराब होती है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कम्युनिकेशन स्किल और बेटर करनी पड़ती है, उन लोगों को 12-15 साल लग जाएंगे। लेकिन स्थापित होने में ही वो जो वक्त लगता है वही सबसे बड़ा मापदंड है। और रिटेल को तो अपनी आंखों में अपने आप को स्थापित करना है। लेकिन क्या होता है, हम कंपटीशन में आ जाते हैं, हमने अपने पड़ोसी से ज्यादा बनाया पिछले 5 साल से, हमने फलाने से कम तोड़ा, हमने इस फंड को बीट किया। आप अपने साथ compete कर रहे हो तो पहले आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आप अपने एक बेंचमार्क्स डिसाइड करो कि मुझे इन मापदंडों पे खरा उतरना है, और मापदंड ऊंचे रखिए। हमें कहते हैं कि, हमें कहा जाता है कि ऑलवेज पंच हायर। सर, चलिए जिस इसी बात। आपको फंड मैनेजर जिस रेस्ट्रिक्शंस में काम कर रहा है वो आपके जी। साथ compete नहीं कर रहा है। वो आके नहीं बोलेगा कि मैंने विवेक बजाज को परफॉर्मेंस में हरा दिया, क्योंकि विवेक बजाज एक रिटेल इन्वेस्टर है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट वही है ना कि ये चीज धीरे 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 लोगों को एक, और ये चीज सबसे बढ़िया होती है, फेलियर सिखा देती है। जब आप 5 साल 6 साल प्रॉफिटेबल नहीं होते हो ना, वो आपको जो शिक्षा देती है ना, वो शिक्षा कोई किताब, कोई गुरु, कोई नहीं दे सकता। तो आनंद जी मुझे बताइए, पिछले 1 साल में इतने लोग मार्केट में आए हैं, और मैंने एक बार एक वोटिंग भी किया था अपने हैंडल में, और एक डेटा आया था कि 74% लोग 1 साल में पैसा कमाए हैं। करीबन 5,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 74% लोगों ने पैसा कमाया। तो अब देखिए, अच्छा तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि भाई बिल्कुल। सब पैसा कमा रहे हैं, तो इट्स अ गुड न्यूज़। बट ज़रा उनको कुछ सजेशन अगर देना हो आपको कि ये कमाई जो हो गई है इसको रखें कैसे? तो क्या टॉप 2-3 काम उनको करना चाहिए कि ये पैसे रह जाएँ और वो इसको और बिल्डअप कर पाएँ इस पैसे को? सर्वप्रथम उन्हें ये करना चाहिए कि मार्केट को देना चाहिए धन्यवाद। अच्छा। बिना बिना मार्केट की मर्जी के, इच्छा के, आपकी और मेरी कोई हैसियत नहीं है। सही बात। मार्केट है तो हम हैं, हमसे मार्केट नहीं है सर, मार्केट से हम हैं। सही है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उन्हें पैसा कमा लिया है, पैसा कमाना बड़ी अच्छी बात है, हुँ, हुँ, उसको संजोने की कला सीखनी चाहिए। हुँ, हुँ। क्योंकि जैसा अमिताभ बच्चन जी ने शोले में कहा था कि रोज रोज तो मौसी जीत नहीं सकता ना। जब वो वीरू का रिश्ता लेकर के मौसी के पास गए थे तो हुँ, उन्होंने कहा था कि हुँ। रोज रोज तो मौसी जीत नहीं सकता। तो ये स्थिति नहीं आने देनी है। एक बार आपको अपना पूरा चोपड़ा बंद करके हुँ, फिर से परिवेश का, मार्केट की यथास्थिति का एक पुनर्वलोकन आवश्यक है। ये आपको तय करना है उस अवलोकन में कि पैसा मार्केट की बहती धारा की वजह से बना या आपके सामर्थ्य की वजह से बना। ये कैसे करें? ये बहुत डिफिकल्ट मार्केट है। की बहती धारा को अपना सामर्थ्य समझने की भूल आपके पतन का कारण बनेगी। एकदम सही, एकदम सही। इसको आप और इलैबोरेट कीजिए, ये करें कैसे? कैसे करें? बहुत ही सरल तरीका है। हुँ, हुँ। आपने सपोज करिए एक स्मॉल कैप स्टॉक लिया, जी, जो अधिकांश लोगों का प्रिय होता है, जी। सस्ता स्टॉक। सस्ते स्टॉक ने सपोज करिए 300% रिटर्न दिया, जो आजकल काफी लंबी लिस्ट है, एकदम, एकदम। सूची काफी लंबी है। हुँ, तो 300% कमाई हो गई। अब उसी समय अंतराल पे जब आपने ये 300% कमाई देखी, अभी आप निकले हैं कि नहीं वो मैं आप पे छोड़ता हूं। हुँ,
उसी 300% कमाई में ये देखिए कि वो जो बेंचमार्क इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें कितनी वृद्धि हुई। और सूचकांक जो है वो स्मॉल कैप वाला ही देखना पड़ेगा, निफ्टी नहीं देख सकते। अब ये तो सर लाजमी है, एकदम स्मॉल एकदम। कैप का सूचकांक देखना चाहिए क्योंकि आप स्मॉल कैप में निवेशित हो। मिड कैप में होगे तो मिड कैप का सूचकांक देखिए, फार्मा में हो तो फार्मा का सूचकांक देखो, मेटल माइनिंग में हो तो मेटल माइनिंग का देखो। भाई जेबरा शादी जेबरा से ही करोगे ना सर। जेबरा का निकाह जो है वो ऊंट के साथ तो नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए वो आप देखो, अगर उसी समय अंतराल पे सूचकांक ने 170% रिटर्न दिया है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। जी जी जी, मैं आपको राइट दे रहा हूँ, 1 मिनट मेरे को दीजिए। तो हम चुनते हैं बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स। सर इसने 129% रिटर्न दिया है मार्च से लेके अभी तक। जी। अब आप एक स्टॉक का चुनाव कर लीजिए स्मॉल कैप, जो आपके अभी अंतर्मन में जिसका नाम आ रहा हो। तो मैं तो करता ही नहीं हूँ स्मॉल कैप में, बहुत डरता हूँ कोई मैं भी तो। नाम नाम सोच लीजिए। इमामी रियलिटी। अरे सर ये लज्जित करने वाला रिटर्न है, कुछ अच्छा बता दीजिए। सर आप चलिए, ही निकाल के दे दीजिए। स्मॉल कैप में मैं दूर ही रहता हूँ सर। आरती इंडस्ट्रीज है। सोलार एक बड़ा अच्छा स्टॉक है, सोलारा। जी जी जी। सोलार शायद फार्मा, स्मॉल कैप करेक्ट। ही है। जी। आप इसकी परसेंटेज गेन देख लीजिए मार्च से लेके अभी तक, ये 343% है। क्या बात है। 129% इंडेक्स चला है, 343% ये स्टॉक चला है। हम्म। आप एडजस्ट करिए कितना रिटर्न, 113%। जी करेक्ट। जी। 343 में आप 129 कम कर दीजिए, कितना हो गया? 200, 129 कम करना ना, 220। 220। जी 220% आपके हाथ में बचे। जी। आप इसकी मार्केट कैप देखेंगे, आज सर 5,500 करोड़ की कंपनी है। राइट। हम्म। मैं ये कहता हूं कि आपने एक स्मॉल कैप में 343% अगर बना भी लिया, एडजस्टेड टू द लार्ज स्मॉल कैप इंडेक्स, आपका नेट नेट तो 230% आया है, 220%। सर आप बताइए, एक स्मॉल कैप में 2x रिटर्न छाती ठोक के बताने वाली बात है, या क्योंकि इतने रिटर्न तो कुछ लार्ज कैप भी दे गए हैं, जैसे कि जैसे अडानी, ये टाटा मोटर। रिटर्न की बात होती है तो अडानी सुनने मुंह पे आता है, क्या करें। टाटा मोटर देख लीजिए। हाँ हाँ। अरे बाप रे। 437%। अब मैं आपसे एक बड़ा मूलभूत प्रश्न पूछता हूं विवेक जी, जब एक लार्ज कैप आपको 437% रिटर्न दे सकता है, तो आप स्मॉल कैप में निवेश क्यों करिएगा?
ऐसे टाटा मोटर का अलग ही केस है सर, उसको छोड़ देते हैं एक बार। मैं केस टू केस नहीं जा रहा, मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूं। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज एचडीएफसी बैंक पकड़ी सर, चलिए पकड़ लीजिए। क्योंकि एचडीएफसी बैंक में दिल घबराता नहीं है पैसा डालने में। आपकी बात को सराखों पे रखते हुए 121% एचडीएफसी बैंक का रिटर्न है सर, बॉटम टू टॉप रनिंग रिटर्न। आप एक बात बताइए, 129% स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न है जी। अब स्मॉल कैप इंडेक्स जो एक इनहेरेंटली रिस्की सेट ऑफ स्टॉक्स हैं, उसमें आप 130% कमाना चाहेंगे कि आप शांति से सुकून से एचडीएफसी बैंक में 120 लेके जाना चाहेंगे? सर ऐसे तो सुकून ही चाहिए, लेकिन हो सकता है कि यहां से स्मॉल कैप ज्यादा परफॉर्म कर जाए। यहां से की बात बाद में, पहले जो हुआ है उसका अवलोकन। पहले अवलोकन, तो फिर जो आगे। हुआ उसके हिसाब से तो बड़े वाले स्टॉक्स पे पैसा डालते तो सर सेफ भी रहता और रिटर्न भी अच्छा ही मिलता। वही कह रहा हूं ना कि यदि आपको आपका पैसा अपने पिताजी को देना, अपने भाई को देना हो, अपने किसी भी रिश्तेदार को देना हो 10 लाख रुपए, वहां पे अगर आपको कहें कि वो ब्याज पे लेने को तैयार है, समझिए ऐसा एक मोड़ आता है। आप अपने भाई के बिजनेस में, अपने रिश्तेदार के बिजनेस में आप 8% 7% ब्याज पे पैसा देना पसंद करेंगे, या किसी अजनबी को आप 12% ब्याज पे पैसा देना पसंद करेंगे? मारवाड़ियों के यहां सीखा हूं ब्याज का धंधा। पहले सगा, क्योंकि पैसा सुरक्षित है। मेरे किसी सहोदर के पास अगर पैसा रह गया, कहीं नहीं गया, हो सकता है ब्याज में ऊंच नीच हो, लेकिन पैसा लेके भागने की संभावना नगण्य है। वही किसी अजनबी को मैं 12% ब्याज पे दे दूं, 15% ब्याज पे दे दूं, ब्याज तो छोड़ दो, मुद्दा लाने की भी संभावना। मार्केट में इसी परिप्रेक्ष्य में मार्केट में सोचिए, एचडीएफसी बैंक लार्ज कैप है, कुल गोत्र नक्षत्र कुंडली सब अच्छी है, सुकून में 120% भी दे गया। आने वाले 5 वर्षों में हो सकता है 10% कंपाउंडेड ही दे जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 8% कंपाउंडेड दे जाएगा, लेकिन मेरा मुद्दल सुरक्षित होने का एहसास तो कराता है। क्या वही एहसास स्मॉल कैप में आपको मिल रहा है? यदि हां, तो स्मॉल कैप में निवेश करिए, यदि ना, आप स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब आप, अगर मैं इसको दोनों डिस्कशंस को, जो फंड मैनेजर का डिस्कशन हुआ और ये वाला डिस्कशन अगर मर्ज करूं, तो ऐसा मैं कर सकता हूं क्या कि मैं खुद जो इन्वेस्ट करूं वो सुकून वाले स्टॉक्स में करूं जिसमें श्योरिटी ज्यादा हो, और छोटे स्टॉक्स जो है जहां पर ज्यादा रिटर्न आ सकता है उसका टेंशन मैं ना लूं, वो फंड मैनेजर को दे दूं? वो भी एक तरीका हो सकता है। तो देखिए, मार्केट में मैंने कहा ना अवधि, आप अपने आप को एक मापदंड में कम से कम 10 वर्ष तौलने का प्रयास कीजिए कि आप उन मापदंडों पे 10 वर्ष में कितने वर्ष खरे उतरे हैं। कई सारे लोग स्मॉल कैप से अपनी निवेश जीवन का प्रारंभ करते हैं, वो अभी तो वही हो रहा है, कई लोग चालू कर रहे हैं जी। इन्हें लगता है कि जब स्मॉल कैप में इतने रिटर्न बनते हैं तो लार्ज कैप क्यों ले। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप मौसमी फल हैं सर, मौसम रहेगा फल मिलेगा, मौसम नहीं होगा
लेकिन कुछ फल हैं जो हर मौसम मिलते हैं, केला है, अमरूद है, सेब है, संतरा है, पूरे साल भर मिलते हैं। लेकिन आपको लीची खाना है तो आपको गर्मियों का इंतजार करना पड़ेगा। तो हर फल जरूरी है। बहुत सही, बहुत सही। जब आप इस तरह अपने मापदंडों को ऊंचा रखते हुए उस मापदंडों को पार करने की प्रयास में करते हो तो आप एज ए निवेशक ऊपर उठते हो। लेकिन आप अगर अपने मापदंड नीचे कर दोगे तो आप एक दो बार दुनिया को मूर्ख तो बना सकते हो, स्वयं को भी बना लोगे। निरंतर स्वयं को मूर्ख बनाना भी असंभव है विवेक जी। एकदम सही। तो सर एक एक पॉइंट पे चलते हैं, डिस्कशन बहुत अच्छा आई थिंक मोड पे जा रहे हैं हम लोग। ये रिटेल इन्वेस्टर को देखा गया है कि इनके लिए बहुत सारे ट्रैप तैयार होते हैं, कि सेटअप वैसा किया जाता है कि आए और इनको पकड़ा जाए, फंसाया जाए, जो भी वर्ड यूज करना। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं साउंड करना चाहता हूं कि मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूं, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और दुनिया भर में आज यूएस के अंदर में भी वो गेम स्टॉप का जो कांड हो गया, उसमें अल्टीमेटली लास्ट में मरा कौन है? रिटेल मरा है। थोड़ा सा समय इस पे दीजिए ना कि ये ट्रैप जो होता है इससे कैसे बचे। सर इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, लेकिन असंभव ना होते हुए संभव है। जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर इस देश का या किसी भी देश का अपने इंद्रियों पे विजयी पा जाएगा, इंद्रिय विजयी हो जाएगा, है ना, इंद्रिय विजयी, काम क्रोध लोभ। यहां पे लोभ और लोभ के जी। अलग अलग प्रकार, मार्केट में लोभ के अलग अलग प्रकार हैं। जिस दिन हम टिप, खबर, इनसाइडर, ऑपरेटर, इन सब से उठ करके अपने निवेश के निर्णय प्रक्रिया द्वारा लेना आरंभ कर देंगे ना, उस दिन ये ट्रैप खत्म तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा। देखिए, जिस आदमी ने नीचे में माल लिया है उसको तो कहीं ना कहीं बेचना है। उसको अगर बेचना है तो उसको कोई खरीदार तो चाहिए। तो रिटेल से उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है, बट रिटेल अधिकतर कोलैटरल डैमेज बनकर रह जाता है। और कहीं ना कहीं रिटेल को अपने ऊपर वो दोष स्वीकारना प्रारंभ करना पड़ेगा कि मैं ही वजह था अब की बार भी अपनी शिकस्त का। मैं ही वजह था अब के बार भी अपनी शिकस्त का इल्जाम अब के बार भी किस्मत के सर गया। तो ये कहते हैं ना कि हमारी किस्मत में पैसा नहीं है, हम सही बात। बड़े आसानी से अपने लोभ को अपनी किस्मत के सर मढ़ जाते हैं ना, ये बंद करना पड़ेगा। जी। अगर जी। हम अपने सफलता का सारा श्रेय खुद को देते हैं तो असफलता का श्रेय किस्मत को न देकर के खुद पे लेना सीखना पड़ेगा। कर पाएंगे? बड़ा सरल है, मुश्किल नहीं है सर। कर पाएंगे तो करिए। बहुत सही, बहुत रिलेवेंट बात है, हार्ड हिटिंग है, बट फैक्ट है ये। सर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। ये मतलब बता दीजिए क्या करना है और कैसे पैसे बनते हैं। बट ये जो साइकोलॉजी वाली बातें है ना, ये एक इंसान को जो तैयार करती है लंबे दौर का घोड़ा बनने के लिए, आज आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत समराइज वे में बताया। मैं अपने यूजर्स को, मित्र को सजेशन दूंगा कि इस वीडियो को फिर से देखें और जो की पॉइंटर्स आपने बताया है वो लें और इससे फायदा उठाएं। आनंद जी धन्यवाद ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए।
बहुत मजा आया बहुत आपसे बहुत बात आभार करके। आपका, बहुत 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 मजा आभार आया। आपका विवेक, बहुत मजा आया मुझे भी। कभी मुंबई आए तो आपसे अवश्य मुलाकात होगी। एकदम सर, मेरा सौभाग्य शुभ रहेगा। रात्रि। धन्यवाद सर। थैंक यू सो शुभ मच। रात्रि। गुड नाइट सर।